Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main one shot videos जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो हम मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट्स को जो इम्पोर्टेंट हैं जेईई मेन की प्रिपरेशन के लिए उनको सीखने की कोशिश करेंगे. और इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कॉन्सेप्ट्स को थ्रू क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे. सो आई हैव सेलेक्टेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेन 2021. और इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है. आपको क्वेश्चन के लेवल का भी आइडिया लग जाएगा. एट द सेम टाइम यू विल आल्सो बी नोइंग कि कॉन्सेप्ट कौन से हैं, किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को कौन से सोर्स से अगर कर लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा आपकी जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज एलिंगम डायग्राम. एलिंगम डायग्राम आपको खुद पता होना चाहिए क्या है. एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व है. और बड़ा सिंपल सा लॉजिक इसमें होता है कि जो भी लाइन नीचे होती है, जो भी लाइन नीचे होती है उस लाइन का रिएक्टेंट ऊपर वाले लाइन के रिएक्टेंट को रिड्यूस कर सकता है, सॉरी ऊपर वाले लाइन के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकता है. दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक विच इज बेस्ड ऑन डेल्टा जी डिफरेंस एंड दैट इज कन्वेड बाय एलिंगम डायग्राम. तो इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 MgO बना रहा है और यहाँ पे कोई और चीज दी गई है, सपोज कीजिए मे बी जिंक प्लस O से ZNO बन रहा है. ऐसी कुछ रिएक्शन दी गई, ठीक है. तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि मैग्नीशियम ZNO को रिड्यूस कर सकता है. ये चीज हमें पता चलती है थ्रू एलिंगम डायग्राम. तो जो लाइन नीचे है वो वाली लाइन का रिएक्टेंट ऊपर वाले लाइन के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है. तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन कैन बी मेड यूजिंग एलिंगम डायग्राम. बिल्कुल सही बात है. तो एलिंगम डायग्राम से ये किया जा सकता है. और एलिंगम डायग्राम है क्या? एलिंगम डायग्राम डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई. अब एक चीज आप और भी देखिए, अगर ये डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व है तो डेल्टा जी तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. और अगर ऐसी चीज हम समझते हैं तो हमें ये समझ आना चाहिए कि फिर इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या हुआ, माइनस ऑफ डेल्टा एस, ठीक है. तो एलिंगम डायग्राम का जो स्लोप है वो माइनस ऑफ डेल्टा एस होगा. तो ये बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाने में स्लोप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा. ऐसा कुछ तो नहीं है. बहुत बार आप देखेंगे स्लोप कॉन्स्टेंट है, बहुत बार आप देखेंगे कि स्लोप में इंक्रीज हो रहा है. और स्लोप में इंक्रीज होने का मतलब है कि डेल्टा एस और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है. यही मतलब हुआ ना कि अगर स्लोप सपोज कीजिए माइनस, स्लोप पहले 20 था यानी डेल्टा एस उस टाइम पे -20 था, अभी स्लोप 40 हो गया, ऐसे कुछ भी हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं मैं, तो इसका मतलब डेल्टा एस -40 हो गया. तो डेल्टा एस इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है. तो और ये बात बड़ी अजीब सी है क्योंकि अच्छा हाँ, तो ये जो अभी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा. और इसमें अगर आप ये समझना चाहें तो एलिंगम डायग्राम में देखिए ये जो स्लोप की बात है ना, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि जिंक, और यहाँ एलिंगम डायग्राम को जब हम देखते हैं तो आप देखिए आपको कई तरह की लाइंस मिलेंगी. कुछ कार्बन वाली लाइन भी दिख रही होगी जिसका स्लोप थ्रू आउट ही कांस्टेंट है. कुछ ऐसी लाइन भी दिख रही होगी मैग्नीशियम जैसी लाइन जो कि अपना स्लोप चेंज कर रही है. जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो शायद आपको आइडिया लगे, यहाँ से ये इसने स्लोप अपना चेंज किया. तो ये बोलना कि हमेशा आगे जाने पे डेल्टा एस इंक्रीज होगा, दैट डज नॉट सीम राइट, ठीक है. तो हमें दो चीजें पता चल गई. क्या चीजें हमें पता चली, एक तो ये पता चला कि लिंगम डायग्राम से रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस आप बिल्कुल बना सकते हैं. जो लाइन नीचे है यहाँ पे अगर आप देखें
सपोज कीजिए ये वाली लाइन और आप जिंक वाली लाइन को कंपेयर करना चाहते हैं, सिलिकॉन वाली लाइन नीचे है, तो ऑफ कोर्स सिलिकॉन कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। यानी अगर आप जिंक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कराना चाहें तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब ये वाली लाइन जिंक से नीचे, और इनफैक्ट इसमें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लाइन हमेशा ही उससे नीचे रहेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप बोलें कि नहीं मैं कॉपर को यूज करना चाहूंगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड, नो यू कैन नॉट यूज दैट, ठीक है। तो ये लॉजिक हमें एलिंगम डायग्राम से मिलता है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक जिसको हमें समझना है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए आप, यहाँ पे आपको आइडिया लग रहा होगा कि कुछ एम और बी लिखा गया है, ठीक है। एम और बी आपको ये बता रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर है। आपको स्लोप का चेंज दिख रहा होगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे। जिन पॉइंट्स पे आपको स्लोप का चेंज दिख रहा है, देखिए वो कैसे पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर बी लिखा गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है वो वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है जो कि जेई मेन में काफी बार पूछा गया है। इनफैक्ट हो सकता है इस लिस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि एलिंगम डायग्राम में जो चेंज ऑफ स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट करता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यस, तो मेल्टिंग पे कहीं हमें स्लोप का चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन जब भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आई है डेफिनेटली देयर इज चेंज इन स्लोप। और इसका लॉजिक भी है। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप देखें तो मान लीजिए कोई भी मेटल O2 से रिएक्ट हुआ है और वो अभी किस में कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि अगर ये मेटल हम जनरली देखें तो वो सॉलिड स्टेट में रहा होगा, ये गैसियस स्टेट में है, और ये चीज रही होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉलिड स्टेट में। तो इस टाइम पे जो आप डेल्टा एस की बात करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे, उसमें इनिशियली एक चीज गैस में थी और फाइनली कोई भी चीज गैस में नहीं है, जिसकी वजह से एंट्रोपी में अच्छा खासा रिडक्शन आया। लेकिन अगर यही चीज आप बहुत हाई टेम्परेचर पे करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका मेटल खुद ही बॉयल हो गया है, जहां पे वो बी पॉइंट आ रहा है। ऐसी अगर कहानी होने लग गई तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास शुरू में दो चीजें ऐसी थी जो गैसियस स्टेट में, और अब आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गैसियस स्टेट में, प्रोडक्ट आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो गैसियस स्टेट में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके सिस्टम की एंट्रोपी में देयर इज अ सीवियर रिडक्शन, ठीक है। तो वहां पे चेंज जो आया है एंट्रोपी में वो नेगेटिव आया है। तो ये चीज हमें क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, और ये चीज हमें डायग्राम से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही है। और आपको ध्यान रखना है स्लोप का चेंज किस पॉइंट पे हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं हो रहा, बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन जो यहाँ ये स्निपेट मैंने आपको एनसीईआरटी से लाके दिया है सो दैट यू कैन रिलेट विद इट, कि रिएक्शन में गैस कंज्यूम हो रही है, और जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर रैंडमनेस कम हो रही है, जिसकी वजह से डेल्टा एस का साइन अगर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव आने वाला है, जिसकी वजह से स्लोप पॉजिटिव आने वाला है, और वो स्लोप ही रिफ्लेक्ट होता है एलिंगम डायग्राम में, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और एलिंगम डायग्राम अनडाउटेडली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बाय चांस आपको इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए टुवर्ड्स द एंड। मैं जस्टिफाई भी शायद कर दूं कि क्यों नीचे वाली लाइन का जो रिएक्टेंट है वो ऊपर वाली लाइन के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर सकता है। I'll try to justify that also when we get another question on Ellingham diagram. Let's move to the next question. यहाँ पे कुछ बात की जा रही है, sphalerite is a sulfide ore of zinc and copper glance is sulfide ore of copper. Sulfide ores के बारे में बातें की जा रही है। sphalerite अगर आपको याद हो तो ZnS को ही बोला जाता है, और copper glance of course we have Cu2s। तो दोनों ही चीजें ठीक है। सल्फाइड ओर के बारे में बातें की जा रही है। नाम बहुत जरूरी है आपको याद होना। यू विल सी देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर सिंपली बेस्ड कि आपको ओर का नाम याद है या नहीं। अगर आपको ओर का नाम याद है, सीधे सीधे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे जेई मेन के एग्जाम में। दैट इज वेरी लाइक अ सिंपल वे ऑफ गेटिंग मार्क्स। तो जो भी ओर्स आपको कहीं दिखते हैं उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के जो कि एनसीईआरटी
में दिए गए हैं, या फिर वो वाले एलिमेंट्स और बेटर देखना चाहें जो कि जेईई मेन के सिलेबस में दिए गए हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप उन ओर्स को बहुत अच्छे से रिमेंबर करते हैं, बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। आगे क्या पूछा गया है? इट इज पॉसिबल टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग डिप्रेसेंट्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बिल्कुल सही बात बोली गई है। ये चीज अगर आपने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ा हो तो वहां पे इनफैक्ट एक NaCN का एग्जांपल भी लिया गया था। तो जो दोनों ही बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। एंड आई थिंक वी कैन गेट सम प्रूफ ऑफ दिस आल्सो। उससे पहले हम कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला अगर देखें, बिल्कुल हमें दिख रहा है कि Cu2s है, कॉपर पायराइट भी रहता है, CuFeS2, मेलेकाइट बहुत कॉमन है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसको बोला जाता है। एंड देन वी आल्सो वर हैविंग जिंक ब्लेंड और स्फेलेराइट। तो ये चीजें तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही उठी हुई हैं, और इसीलिए ये स्निपेट दिया गया है ताकि आप समझ पाएं कि एनसीईआरटी में दी हुई हर इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये लाइन को बस उठाया गया है एज इट इज, या तो आप ऑयल इज टू वाटर का रेशो चेंज कर दीजिए, या फिर आप डिप्रेसेंट यूज कर लीजिए। NaCN का एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी वजह से PBS फ्रोथ में आ जाता है लेकिन ZnS फ्रोथ में नहीं आ पाता। तो ये आप देखेंगे एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एनसीईआरटी से हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है? विच रिफाइनिंग प्रोसेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग मेटल्स। प्योरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ऑफ कोर्स क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैं, लिक्वेशन भी है, इलेक्ट्रोलिसिस है, जोन रिफाइनिंग है, सबके अलग अलग यूजेस हैं। देखिए सब मेटल्स के लिए डिफाइंड है कि कौन सा तरीका किसके लिए ज्यादा यूजफुल है। लिक्वेशन अगर आपको याद हो तो लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए यूजफुल होता है, डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए यूजफुल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर और जिंक। कॉपर बहुत फेमस एग्जांपल है, एनोड मड में क्या क्या मिलता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। और जोन रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी शायद आपको पता हो कि इसमें एक मेटल जिसको भी आपको रिफाइन करना है उसको सिलेंडर के फॉर्म में लेते हैं और उस पर एक सिलेंड्रिकल रिंग को हीट करके मूव कराते हैं। तो जैसे जैसे वो हीट मूव करती है, जैसे जैसे वो रिंग मूव करती रहती है, मेटल का सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और इसमें प्रिंसिपल ये है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड मेटल। तो अगर ऐसा होता है तो इम्प्योरिटीज टुवर्ड्स द पेरिफेरी मूव करती हैं, और जैसे जैसे रिंग मूव करेगी यू कैन से कि इम्प्योरिटीज पहले ऊपर की तरफ मूव करती हैं फिर वो आगे की तरफ मूव करती हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सारी की सारी इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो जाती हैं, इस पोर्शन को आप कट कर देते हैं। यही मेथड हमारे लिए जोन रिफाइनिंग का मेथड, ठीक है। तो और लेकिन हमसे जोन रिफाइनिंग पूछा नहीं गया, ये तो वही चीज कि मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। बट द आइडिया इज कि लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है, ऑफ कोर्स द आंसर इज लिक्वेशन। यू हैव टू गो फॉर लिक्वेशन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। लो बॉइलिंग के लिए पूछा जाता तो द आंसर वुड हैव बीन डिस्टिलेशन। तो अगर हम यस ऑफ कोर्स कि आप जैसे कि टिन का एग्जांपल याद रख सकते हैं कि टिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो टिन एक अच्छा एग्जांपल है लिक्वेशन के लिए। तो उसको आप स्लोपिंग सरफेस पे मूव कराते हैं और हायर मेल्टिंग जो इम्प्योरिटीज होंगी उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, वो बिना मूव किए वाली स्टेट में रह जाएंगी, और जो आपका मेटल है वो मूव करके फ्लो करके बाहर आ जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये वही पार्ट है जहां पे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको ओर्स के नाम याद है आपको बहुत हेल्प होने वाली है जेईई मेन के एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्ट देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपली आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि आपको हर ओर का नाम याद है या नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट विद से कैलेमाइन। कैलेमाइन कहाँ पे यूज होने वाला है? कैलेमाइन है जिंक कार्बोनेट, मेलेकाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट की अभी हमने बात की थी, सिडेराइट FeCO3 हो गया, और स्फेलेराइट आपने देखा ही था, एक और क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया था, ZnS को या जिंक ब्लेंड को भी बोला जाता है। एंड अगेन इफ आई रेफर टू दिस थिंग यू विल रिलेट कि आपको यहाँ कैलेमाइन भी मिल रहा है, बिल्कुल कैलेमाइन दिया हुआ है, यहाँ आपको स्फेलेराइट भी दिख रहा है, यहाँ आपको सिडेराइट भी दिख जाएगा और मेलेकाइट भी दिख जाएगा। सारे के सारे वैसे ही एग्जाम्पल हैं जो कि एनसीईआरटी से यूज किए गए हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर एनसीईआरटी के अलावा भी आपको इन गिवन मेटल्स के
इन गिवन मेटल्स या इन गिवन एलिमेंट्स के ओर्स आपको दिखते हैं, आप सिंपली उन्हें रिमेंबर कर लीजिए। अगर आपको पता चल रहा है कि ओर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें भी जिद पकड़ के नहीं बैठना कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी से करना है। आपको जहां से एग्जांपल्स दिखते हैं आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। तो अगर हम मैच करने की बात करें तो 1 मैच हुआ था 3 के साथ, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 2 मैच हुआ था 4 के साथ, 2 ऑप्शन पे आ गए हम। और 3 मैच हुआ 2 के साथ, 3 मैच हुआ है 2 के साथ, और 4 मैच हुआ है 1 के साथ। तो हमारा आंसर इवेंचुअली क्या आ रहा है, 1 वाला आंसर आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी। फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप देखेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन जेई एडवांस से धीरे धीरे रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन जेई मेन में असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए इसकी, ताकि आप चीजों को अच्छे से कर पाए विद रिस्पेक्ट टू जेई में। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ Al2O3 विद क्रेयोलाइट। बिल्कुल सही बात है, क्रेयोलाइट को यूज किया जाता है। Na3LF6 की बात हो रही है। और अगर CF2 दे दिया जाता है तो वो क्या है, फ्लोरस्पार। CF2 इज फ्लोरस्पार। और यहाँ पे क्रेयोलाइट की बात हो रही है। दोनों के पर्पस देखिए थोड़ा अलग है, दोनों के पर्पस थोड़ा सा अलग है। क्रेयोलाइट का यूज है मेल्टिंग पॉइंट कम करने, तो आपको मिक्सचर को बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट ना कराना पड़े, ऐसा पर्पस क्रेयोलाइट आपको हेल्प कर देता है। CF2 का पर्पस कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यस वी कैन से कि एल्यूमिनियम स्टेट में रहता है। एंड ऑफ कोर्स दे बोथ स्टेटमेंट्स सीम ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ होना चाहिए था कि क्रेयोलाइट ऐड करने की वजह से जो मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो रिएक्शन को कैरी आउट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ऐसा कुछ दिया होता तब हम सोचते, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर द नंबर ऑफ मेन इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। आप बहुत इजीली इन 3 चीजों को तो याद कर ही सकते हैं, है ना। ये तो शायद बचपन से हम सुनते जा रहे हैं कि जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो एनोड मड में मिलते हैं। एनोड मड नाम सुनने में बड़ा बेकार सा है कि कीचड़ है शायद, लेकिन उसमें जो चीजें मिल रही हैं वो बड़ी यूजफुल है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी जो चीजें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम उनको अच्छे से याद किए हुए या नहीं याद किए हुए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देर आर 3 अदर थिंग्स विच हैव बीन गिवन इन एनसीईआरटी, और ये 3 तो पक्का थी ही, तो एक्चुअल आंसर इसका 6 है। और वो 3 और कौन सी चीजें हैं, आई वॉन्ट टू शो देम टू यू थ्रू एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी की लाइंस को हम बहुत बार मिस कर देते हैं। अभी तक के अगर ये 5-6 क्वेश्चन हमने किए हैं, प्लीज वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप वीडियो का पर्पस समझ लें। मेटलर्जी चैप्टर को करने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है एनसीईआरटी। अब देखें हर लाइन से क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर आपको प्रिंसिपल पता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसका एलिमेंट याद नहीं है, आपको ये याद है कि लिक्वेशन क्या होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि लिक्वेशन टिन के लिए यूजफुल होता है या नहीं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक कॉज ऑफ वरी हो सकता है। आपको एक मोटी मोटी सी चीज पता है कि कोई ना कोई चीज डाली जाती है जिससे कि एल्यूमिनियम के रिडक्शन में मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो चीज क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है फॉर दैट मैटर वो याद नहीं है। ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अगर आप एनसीईआरटी को याद कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करके चलिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। डेफिनेटली आपको उस चीज के मार्क्स मिलेंगे, बहुत रिवॉर्डेड यू विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना, अगर आप चीजों को बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करके जा रहे। और इनऑर्गेनिक के काफी सारे चैप्टर, इफ यू सी डीएफ ब्लॉक, हमने जो पुरानी वीडियो बनाई थी डीएफ ब्लॉक की, वहां भी आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश की गई थी कि अगर आप देखें कि
आपसे लेंथेनॉइड्स में क्या चीज घुमा फिरा के पूछी जा रही है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, आपको चीजें याद है। अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन में क्या चीज पूछी जा रही है, आपको बार 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 वहां पे ऐसी चीजें दी जा रही हैं जो कि रेफर करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने निकाल ली, उससे आपके पास मोलालिटी आ गई, उस मोलालिटी को यूज करके मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना आता है तो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जा रहे हैं। The whole idea behind all these videos is not just to help you कि आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएं या फिर आप चीजों को क्रिस्पली मैनर में समझ पाएं। उसके अलावा भी एक पर्पस है कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, उनको किस अप्रोच के साथ अगर आप हैंडल करेंगे तो अच्छे से हैंडल हो जाएगा। वो वाली अंडरस्टैंडिंग भी अगर हम डेवलप कर पाते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स और हैं जिनका नाम दिया गया है एंटीमनी, सेलेनियम और टेलुरियम। ये रहा एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम। देखिए बिल्कुल लाइन से दिए गए हैं, जो जो ऑर्डर 6 एलिमेंट्स का यहाँ पे है वही 6 एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको भी उसी ऑर्डर में चीजें याद हो तो क्या कहना, शायद विद इन 20-30 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन को कर भी देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव भी कर जाएंगे, विच इज द ब्यूटी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू इट इन विद इन मे बी 10-15-20 सेकेंड्स, इतने में तो हो ही जाएगा। पढ़ने में जो टाइम लग रहा है ना उतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरी चीज ये हम काफी बार इग्नोर कर देते हैं, देखिए कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम जिंक के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट कि जिंक के लिए भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो मेथड है वो यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ये चीज मैं जितनी बार आएगी उतनी बार मेंशन करूंगा, और जहां दिखे जितने दिखे याद कर। कैलेमाइन जिंक के लिए, मेलेकाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट कॉपर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिंक एंड कॉपर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो ना पढ़ने में टाइम लगा ना मार्क करने में टाइम लगा, ओवरऑल टाइम बहुत कम ही लगेगा ऐसे केसेस में तो। और देखते हैं, एडिशन ऑफ सिलिका ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो होता है कौन से फर्नेस में होता है वो याद करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। आयरन और कॉपर, 2 चीजों का एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड तरीके से दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो एल्यूमिनियम की कहानी अच्छी खासी सुनाई हुई है। इन तीनों के एक्सट्रैक्शन को जितना लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी से उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड रिवर्बरेटरी फर्नेस, 1-2 जगह ही वर्ड यूज हुआ है रिवर्बरेटरी, दैट फर्नेस जहां पे फ्यूल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो फ्यूल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, तो वो फर्नेस यूज किया जाता है कॉपर के लिए। और आपको ये समझना है कि जो जो सिलिका यहाँ पे यूज किया जा रहा है, SiO2 जो यहाँ यूज किया जा रहा है, वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है, उस चीज का पर्पस है क्या। क्या उस चीज का पर्पस कॉपर को ही कोई कंपाउंड में कन्वर्ट करके रिमूव कर देना है या फिर किसी इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे सिलिका का जो पर्पस है वो एक इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, और इसमें कौन सी इम्प्योरिटी रहती है, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी रहती है। इनफैक्ट जब आप आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं वहां कुछ कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी भी आ जाती है, बिकॉज आप CaCO3 ऐड करते हैं ताकि CaO बने और CO2 बने। तो वहां CaO को रिमूव करने के लिए भी SiO2 यूज किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या पर्पस कहां पर सॉल्व कर रही है। आपको एक रट्टा नहीं मारना है कि SiO2 तो सिर्फ मैंने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ही देखा है, या SiO2 तो मैंने सिर्फ आयरन ऑक्साइड के साथ। आपने उस चीज को कहां पर क्या एक्शन करते हुए देखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब कॉपर एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि आयरन ऑक्साइड जो की एक इम्प्योरिटी है उसको स्लैग बना के रिमूव करने में हेल्प करता है SiO2। तो यहाँ पे FeSiO3 बन जाता है जो स्लैग के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को रिमूव करने का तरीका CaSiO3। लेकिन ये किस में होने वाला है, ये होता है जी
दिस हैपेंस इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। और ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं ये कहाँ की बातें हैं, ये है रिवर्बरेटरी फर्नेस की, ये बातें चल रही हैं कॉपर की, ये बातें कहाँ की हैं, ये बातें हैं आयरन की, ठीक है। तो अगर हमें चीजें एक तरीके से समझी हुई और याद होंगी तो मतलब काफी इजीली हम क्वेश्चन कर पाएंगे। एलिंगम डायग्राम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन आई एक्सप्लेन द लॉजिक आल्सो। मैंने आपको बोला था कि अगर और क्वेश्चन हमें एलिंगम डायग्राम पे मिलता है, आई डेफिनेटली टेल यू द लॉजिक व्हाई वी use this diagram and why the lower line reactant is able to reduce the upper line product। तो उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। क्या बताता है ये हमें, इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट बड़ा ट्रिकी सा लग रहा है। इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी, हाँ जी बिल्कुल बताता है। इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट चेंजेस इन फेज, हमने देखा था स्लोप चेंज हो रहा था बॉइलिंग में, बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ये स्लोप चेंज के इंडिकेशन से हमें पता चलता है बिल्कुल। एंड इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये तो काम ही है जी कि कौन से मेटल ऑक्साइड को कौन सा मेटल रिड्यूस कर सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट आइडिया हमें मिल जाता है यूजिंग एलिंगम डायग्राम। एंड ये पहली तीन लास्ट की तीन चीजें बिल्कुल सही हैं, और जो शुरू वाली लाइन दी गई है रिएक्शन रेट के बारे में हमें पता चलता है, ये लाइन बिल्कुल गलत है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट एलिंगम डायग्राम्स लॉजिक आल्सो। तो इसका आंसर 9th क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम में क्यों नीचे वाली लाइन का रिएक्टेंट रिड्यूस कर पाता है, लेट्स ट्राई टू डिस्कस। तो ये डेल्टा जी है, ये यहाँ पर टेम्परेचर है। सपोज कीजिए आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं ए और बी के टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बीओ बन गया, ठीक है। लेट्स टेक दिस टेम्परेचर, ठीक है। ये वैल्यू जो है डेल्टा जी वन, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू है डेल्टा जी जो जो बीओ वाली लाइन पे है उसको मैं वाई बोल रहा हूँ, ठीक है। सेम टेम्परेचर लिया है, अभी के लिए आप ऐसा सोचिए, आप मैग्नीट्यूड वाइज नहीं एब्सोल्यूट सेंस में अगर हम सोचें, विद साइन अगर हम सोचें, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ऑफ कोर्स y इज ग्रेटर देन x, राइट। तो अभी आप a को AO में कन्वर्ट कीजिए, a प्लस हाफ O2 इसको भेजिए AO में, और BO को आप वापस लाइए। तो अगर आप BO को वापस लाएंगे तो वो जाएगा B प्लस हाफ O2 में, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड कीजिए, इस वाली रिएक्शन के लिए यू आर गेटिंग x, राइट, यहाँ पे आपको x मिल रहा है। इस वाली रिएक्शन के लिए यू आर गेटिंग -y, ठीक बात है। इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो y नहीं है, y तो किस रिएक्शन के लिए था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था, जब B से BO बन रहा है, लेकिन यहाँ पे B से BO नहीं बन रहा, यहाँ तो BO से B बनाने की बात हो रही, तो यहाँ पे y की जगह -y यूज होने वाला। अब नेट रिएक्शन क्या दिख गई हमें, नेट रिएक्शन ऐसी कुछ दिखी कि A प्लस BO किस में कन्वर्ट हो रहा है, B प्लस AO, A प्लस BO कन्वर्ट हो रहा है B प्लस AO में। और अगर इस नेट रिएक्शन के डेल्टा जी की बात करें तो वो x माइनस वाई दिखेगा, y हम पहले ही बोल चुके हैं ग्रेटर देन x है, यानी कि ये वैल्यू लेस देन 0 आने वाली। ये बात समझ आई, ये जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 0 आ रही है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, अगर इस रिएक्शन की, अगर इस नेट रिएक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो हमें क्या समझ आया, ये रिएक्शन हो गई स्पॉन्टेनियस, यानी कि BO का रिडक्शन यूजिंग A इज स्पॉन्टेनियस। यही मतलब हुआ ना, BO क्या था हमारे लिए, BO था जो भी हमारा मेटल है, जो जो भी हमारा मेटल ऑक्साइड है जो कि ऊपर वाली लाइन पे लाई करता है। A क्या है हमारे लिए, A हमारे लिए वो वाला मेटल है जो कि नीचे वाली लाइन पे लाई करता है। हमने क्या बोला था, ऊपर वाले लाइन के प्रोडक्ट को नीचे वाले लाइन का रिएक्टेंट रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो A इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो A है उसका क्या काम है, उसका काम है रिड्यूसिंग एजेंट। जो B है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, या सॉरी B नहीं बोलना चाहिए, BO जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
तो ये चीज भी आप यहाँ से बहुत क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी चीज को अगर मैं एक इंटरसेक्शन वाले डायग्राम से बता दूं, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर दे दिया रहता है और पूछते हैं कि इंटरसेक्शन से पहले क्या होगा, इंटरसेक्शन के बाद में क्या होगा। तो सेम चीज को हम इंटरसेक्शन वाले डायग्राम से और समझ लेते हैं। तो वो समझने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास ये एक कर्व था, और ये कर्व अब अभी अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से दूसरे कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन कौन सी है, a प्लस ओ टू गोइंग टू AO। ये लाइन कौन सी है, b प्लस ओ टू गोइंग टू BO। इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो A से AO जानना, इट इज लाइक अबव विद रिस्पेक्ट टू B से BO जाना। आप नॉर्मल फीलिंग बेस्ड भी समझिए कि अगर इस वाले पोर्शन में हम देखें तो B से BO जाना ज्यादा फेवरेबल है ना, इसीलिए वो लाइन नीचे है, इसीलिए उसका डेल्टा G मोर नेगेटिव है। तो अगर B से BO जाना ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि B की टेंडेंसी है कि वो किसकी तरह एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इस टेम्परेचर से पहले, इस T टेम्परेचर से पहले यू विल बी एबल टू से कि जो B है वो किसकी तरह एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंड B कैन रिड्यूस AO बिफोर टेम्परेचर। ठीक है, मतलब बिफोर दिस टेम्परेचर T। इससे आगे अगर आप देखेंगे कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब जो BO वाली लाइन है वो ऊपर चली गई, तो अब यहां आप क्या बोलेंगे, A कैन रिड्यूस BO, A कैन रिड्यूस BO अबव टेम्परेचर T। ठीक है, तो T टेम्परेचर से जब ऊपर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे A कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जब T टेम्परेचर से नीचे की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे यू कैन से कि B कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर AO। तो ये कॉन्सेप्ट है जो एलिंगम डायग्राम का। अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आप शायद कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अलग अलग जो भी मेटलर्जी में यूज होने वाली चीजें हैं या जो भी हमारे टर्म्स है मेटलर्जिकल उनको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी ओर, सिल्वर ओर को अगर आप याद करें तो बहुत ही अच्छा तरीका रहता है इसके लिए लीचिंग का, है ना। तो लीचिंग एक तरीका है जिससे कि आप सिल्वर ओर या फिर इनफैक्ट एल्यूमिनियम का जो ओर है या एल्यूमिनियम जो है उसको आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। एल्यूमिनियम के ओर यानी बॉक्साइट को भी और सिल्वर के ओर को भी आप लीचिंग से क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि वो किसको रेफर करना चाह रहा है, ब्लास्ट फर्नेस रेफर करना चाह रहा है आयरन के प्रोडक्शन को। आयरन के प्रोडक्शन यानी कि पहली जो रॉ मटेरियल हमें एक ऑब्टेन होने वाला है वो हमें पिग आयरन मिलेगा। पिग आयरन से आगे क्या क्या दो और प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती हैं, जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। अगर याद हो तो हम धीरे धीरे प्योरिटी बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो जो शुरू में आयरन मिलता है वो पिग आयरन है। एक और नाम आपने सुना होगा, और एक फाइनल जो हाई प्योरिटी वाला आयरन होता है उसका नाम भी आपने सुना होगा। कमेंट करके बताना कि कौन से आयरन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कभी ना कभी, आपको तीनों आयरन दे दिए गए, उनमें से पिग आयरन तो ऑब्वियसली लोएस्ट आप बोल सकते हैं प्योरिटी वाला है, और बाकी दो में भी प्योरिटी कंपेयर कराई गई, तीनों में प्योरिटी कंपेयर कराई। ब्लिस्टर कॉपर रेवर्बरेटरी फर्नेस, मैंने आपको बताया था कि ये जहां भी दो तीन ये टर्म्स आ जाएं, ब्लास्ट फर्नेस आ जाए तो आयरन रिलेट हो जाए, रेवर्बरेटरी फर्नेस आ जाए तो कॉपर रिलेट हो जाए, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी अगर आप ये रिलेट कर पाएंगे आपस में इनको। थिंग्स आर गोइंग टू बी मच इजियर फॉर अस। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड वेरी फेमस मेथड फॉर किस चीज के लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए। किस चीज का मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। बाकी और कौन से मेथड हो सकते थे,
हाइड्रोलिक वॉशिंग भी हो सकती थी, मैग्नेटिक सेपरेशन भी हो सकता था, ठीक है, फ्लोटेशन भी है। और शुरू में मैंने इसी क्वेश्चन के शुरू में आपको कौन सा मेथड बताया, लीचिंग। ये सारे मेथड किस लिए यूज होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। डायरेक्ट जो जो चीजें आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं आप उनको याद करते चलें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत आसान होंगी चीजें इवेंचुअली। आगे मूव करेंगे तो अच्छा ऑप्शन भी है, ओके ऑप्शन भी जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 से 3 जा रहा है बिल्कुल, 2 से 2 जा रहा है, सी से 1 जाना चाहिए और डी से 4 जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारे लिए फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो क्या डिस्कस किया जा रहा है, हाँ जी, 2 मेटलर्जिकल प्रोसेस दी गई हैं, बहुत फेमस प्रोसेस हैं। किस चीज की प्रोसेस है ये अगर आपको सेकंड स्टेप याद हो कि पहले तो आपने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया है ना, और आपको अगर रिलेट ना होता हो बहुत इजीली कि ओर में तो बिल्कुल हमें मेटल ही मिलता होगा बिल्कुल लगभग तैयार, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कुछ ऐसा होता है, आज से आपने लगभग 1 साल पहले कुछ ऐसी न्यूज सुनी होगी कि एक बहुत बड़ी गोल्ड माइन इंडिया में डिस्कवर हुई है ना, या और आपने सुना होगा कि इतना एक गोल्ड रिजर्व डिस्कवर हुआ है ना। तो माइन जब आपको डिस्कवर होती है तो माइन तो सिर्फ एक तरीके से मानिए कि एक सॉइल सैंपल है जिसमें कुछ क्वांटिटी में आपके लिए कुछ काम के मिनरल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, लेकिन क्या उन काम के मिनरल्स को हम एक इकोनॉमिकल तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। जब वो चीज हमें पता चलती है उसको हम ओर बोलते हैं, और उस ओर को भी कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। आपको शुरू में अगर कहीं जिंक मिल रहा है तो वो पहली बात तो फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा, वो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, और दूसरी बात ये है कि वो जिंक कार्बोनेट बिना इम्प्योरिटी के नहीं मिल रहा आपको, बहुत सारी इम्प्योरिटी है उसमें लगी हुई, उस इम्प्योरिटी को हटाना भी बहुत जरूरी है। तो वो जो इम्प्योरिटी को हटाने वाला काम है दैट इज बेसिकली दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर थिंग। वो करने के बाद सेकेंड स्टेप जो है वो ये रहता है कि अगर आपने ओर को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, प्रेफरेबली हम कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, प्रेफरेबली वी फॉलो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड से आगे जाना काफी आसान रहता है, काफी स्टैंडर्डाइज्ड तरीका हो जाता है। अब वो आयरन ऑक्साइड है तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज हो जाएगा, कोई जिंक ऑक्साइड है तो शायद कार्बन रिडक्शन यूज हो जाएगा, वो अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो शायद हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, वो सारे तरीके अलग हैं, ठीक है। बट दी कॉपर खुद है तो सेल्फ रिडक्शन भी हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेप क्या रहता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, और ये वही वही स्टेप दिया हुआ है कि आपको ओर दिया गया है और उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इस ओर को जब आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो हीटिंग है मेजरली इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऐसा लिखा जाता है, देखिए या तो एब्सेंस ऑफ एयर लिखा जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा जाएगा, या फिर ऐसे दिया जाएगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, ऐसा कुछ दिया जाए तो उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, वी कॉल इट कैल्सिनेशन, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स के लिए प्रेफरेबली यूज होगी, सी से कैल्सिनेशन है, सी से कार्बोनेट ओर है, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इस बात में ज्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम देख रहे हैं ZNS की बात कर रहे हैं तो ZNS को O2 के एक्सेस में यूज किया गया है, तो ZNS हमारे लिए ये जो तरीका दिया गया है O2 की प्रेजेंस में ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो एक जगह आपको कैल्सिनेशन बोला जा रहा है और एक जगह रोस्टिंग बोला जा रहा है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। यही पूछा जाएगा कि ए और बी क्या है, देख लीजिए ए और बी से दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये बात बोलनी तो बड़ी ही बेकार है, क्योंकि प्रोडक्ट ठीक है, मेन प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, लेकिन CO2 SO2 दोनों अलग अलग गैसेस हैं। एक जगह ये भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्रोसेस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हाँ, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन से रेन को या कौन सी गैस को एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ठीक है। एसिड रेन का pH कितना होता है, याद आ रहा है क्या कुछ,
एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एसिड रेन, या फिर कौन सी रेन को एसिड रेन बोला जाएगा, जिसका पीएच 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो रेन वाटर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, अर्थ को टच करने वाला है, तो उसका पीएच एनीवेज भी 7 नहीं होता है ना। ये चीज भी बड़ी अजीब सी है, मेटलर्जी में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको पता होनी चाहिए ये बात, है ना। तो वो पीएच एनीवेज 5.6 के आसपास होता है। वहां कौन से गैसेस इन्वॉल्व हैं, प्लीज ट्राई टू मेक श्योर अबाउट दैट। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो जो पीएच है वो 5.6 से नीचे कौन सी गैस की वजह से जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों चीजों को ट्राई करना है। तो क्वेश्चन ये था, चलो सिंपल बना देता हूं तुम्हारे लिए, कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बिल्कुल एक जगह कैल्सिनेशन दिया हुआ था, एक जगह रोस्टिंग दिया हुआ था। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है ना। आइडिया यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है और आपको चीजें याद हैं, उसको थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा तो आई थिंक यू कैन गेट द आंसर। फर्स्ट ए वाली प्रोसेस कौन सी हो गई आपके लिए, ए इज कैल्सिनेशन, और बी वाली प्रोसेस कौन सी हुई, रोस्टिंग। आंसर हमारे लिए ए रहेगा। आगे चलते हैं। द मेटल दैट कैन बी प्योरिफाइड इकोनॉमिकली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन नाम सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। वो वाले मेटल्स जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसे मेटल्स को अगर आप करना चाहें तो डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं। ये जितने भी मेटल्स दिख रहे हैं, इनमें से सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मेटल कौन सा है, जिंक। याद आ रहा है, जब हमने डीएफ ब्लॉक की भी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी जरूर ये डिस्कशन आया ही होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली लो होता है। ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जो एक डी आपस में आप बोलिए कि इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग में, ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वो ग्राफ रिकॉल करेंगे तो काइंड ऑफ मिडल तक जाके मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता था, फिर ऑफ कोर्स देयर वाज डिप, राइट। ऐसा कुछ हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दोनों का ही लगभग सिमिलर नेचर रहता है। तो पॉइंट क्या है जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड अगर आप यूज करना चाहते हैं, उसके लिए लो बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। और वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है जिंक। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो ये बताने के लिए कि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर जरूर अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सबको सेपरेट करने का, सॉरी रिफाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है ना। तो जितने ऑप्शन पक्का पता है अभी तक, उतने के बेसिस पे ही कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा, मरकरी को करने के लिए डिस्टिलेशन से बढ़िया कोई तरीका हो सकता है क्या। मरकरी, जिंक, कैडमियम, ये सब क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, तो ये तो मैच कर गया 2 से। आगे चलते हैं। कॉपर के लिए अनडाउटेडली क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ये मैच कर गया 3 से। आगे चलें, सिलिकन। सिलिकन के लिए अगर आपको याद हो तो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स के लिए और कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए जो मेथड था विच वाज वेरी यूजफुल वाज जोन रिफाइनिंग। तो इसका मतलब सी हमें किससे मैच करना है, सी हमें मैच करना है 4 से। और निकल अगर आप देखेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग, ऑफ कोर्स देयर वर 2 प्रोसेस, मॉन प्रोसेस, वन आर्कल प्रोसेस। वेपर फेज रिफाइनिंग में ये चीजें हम डेफिनेटली पढ़ चुके हैं एंड दैट शुड गिव अस सम डिसेंट आइडिया। तो मॉन प्रोसेस अगर आपको याद हो तो सीओ की प्रेजेंस में हम इसको बेसिकली वेपराइज करते हैं, तो वेपर फेज रिफाइनिंग NiCO4 बनता है। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो निकल के लिए एग्जाम्पल रहेगा
वेपर फेज रिफाइनिंग सिलिकॉन के लिए एग्जांपल रहेगा जोन रिफाइनिंग। कौन सा आंसर मैच कर जाएगा इससे? 2, 3, 4 एंड 1, आंसर इज सी। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हमें मिल पा रहा है। द केमिकल दैट इज एडेड to reduce the melting point of reaction mixture during extraction of aluminium। कौन से मेटल की या कौन से केमिकल की या कौन से कंपाउंड की बात हम करते थे? तो यहाँ पे इन्होंने तो कंफ्यूज भी करने की कोशिश की है, तो वो भी थोड़ा मेरे को लगता है एंडिंग को सिमिलर सी बनाने की कोशिश की है। तो क्रायोलाइट डेफिनेटली आंसर है। Na3AlF6 की बात हुई थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक और अच्छा तरीका है कंफ्यूज करने का वो ये है कि Na3AlF6 एज वेल एज CF2 दोनों को साथ में लिखा जाए। ये भी एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये याद करना एग्जैक्टली कि कौन सी चीज किसमें हमें परेशान करती है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि Na3AlF6 वाला जो पार्ट था वो है लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और लो बेसिकली लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और CF2 वाला जो पार्ट है वो किसके लिए है? फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज भी हम ध्यान में रखें। फिर से हमारे सामने लिंगम डायग्राम आ गया है जो कि इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। देखिए, एक साल में 3-4 बार कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आ रखे हैं लिंगम डायग्राम में। इनफैक्ट हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो मैंने स्किप कर दिए ये सोच के कि कितनी बार मैं लिंगम डायग्राम का जिक्र करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोचना है बेटा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बता रहा है। अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 लाइंस हैं, तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या हो गया है? दोनों का सेम हो गया है ना? दोनों के लिए डेल्टा जी सेम हो गया है। यानी जो वो मैं प्रोसेस लिख रहा था कि A+BO से B+AO मिल जाए, इस प्रोसेस का जो डेल्टा जी है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल रही है। और सडन इंक्रीज ऑफ स्लोप, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ये MG वाला बहुत प्रोमिनेंट है। ये ए को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ए इंटरसेक्शन को रेफर कर रहा है, ए पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है ना। जबरदस्ती कभी कभी माइंड ऐसी चीजें बताने की कोशिश करेगा जो कि यूजफुल नहीं है हमारे लिए। ए पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, ए पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अब हमने पढ़ा था ये स्लोप कहाँ चेंज होता था, याद कीजिए। स्लोप चेंज होता था जब हम करते थे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करते थे। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, दिस थिंग इज। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप अगर आपको कंसीडर करना है तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपको ये देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है जब डेल्टा जी 0 है, और सडन इंक्रीज ऑफ स्लोप किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, कोई अगर ये पूछे कि मेल्टिंग पॉइंट पे फिर ये सडन इंक्रीज इन स्लोप क्यों नहीं आ रहा, तो क्या आंसर देंगे? अगर कोई ये पूछ ले कि स्लोप का चेंज तो मेल्टिंग पॉइंट पे भी होना चाहिए था, व्हाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखो बात ऐसी है कि सपोज करो तुम्हारे पास कुछ सॉलिड था, कोई मेटल, ठीक, उससे तुमने O2 की प्रेजेंस में क्या बनाने की कोशिश की? कोई भी मेटल ऑक्साइड बनाने की कोशिश की। ये गैस थी, ये फिर से सॉलिड बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज को समझूं कि यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव होने का रीजन क्या था, वो डेल्टा एस नेगेटिव होने का रीजन ये था कि आपके पास रिएक्टेंट्स में गैस है, प्रोडक्ट में कोई गैस नहीं है, जिससे कि क्या पता चल रहा है? जिससे कि ये पता चल रहा है कि आप यहाँ पर रैंडमनेस कम कर रहे हैं। अगर आप रैंडमनेस कम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी व्हिच मींस डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे लिक्विड रख भी लिया, अगर आपने लिक्विड रख भी लिया, कोई बहुत सिग्निफिकेंट एंट्रोपी का डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला, जैसा कि सॉलिड गैस के चेंज में था वर्सेस जैसा कि लिक्विड गैस के चेंज में हो। देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज, दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि लिक्विड अगर आप रख भी लेते हैं उससे कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, बट द मोमेंट यू स्विच दिस थिंग इनटू गैस, अब बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि गैस की एंट्रोपी लिक्विड एज वेल एज सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप जरूर बोल सकते हैं कि अब जो डेल्टा एस का डिक्रीज है वो काफी ज्यादा हो गया है। अब अगर उसका डिक्रीज काफी ज्यादा हो गया है तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि जो स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई द चेंज इन स्लोप is observed at boiling point and it is not observed at melting point। ठीक है, तो ये भी प्लीज ध्यान में रखिए कि स्लोप चेंज, लिख भी लेता हूं यहां पे, स्लोप चेंज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इनफैक्ट क्या लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल है ये तो, ठीक है, दिस चेंज इज नेग्लिजिबल। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे जो चेंज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं है, दैट इज वेरी मच कंसिडरेबल, उसको हमें जरूर कंसिडर करना है। ओर्स की बातें हो रही हैं फिर से, ठीक है। ऑप्शंस अगर दिए हों तो हम क्या पता डायरेक्ट कर पाए। एक बार ये भी ट्राई करते हैं कि क्या हमें ये चीजें बिना ऑप्शंस याद हैं या नहीं। क्रायोलाइट काफी बार मेंशन हो गया है, Na3AlF6 की बात हो रही है, दैट इज क्रायोलाइट। कैलेमाइन कितनी बार बोला जाए, ZnCO3 को बोलते हैं। कैसेटेराइट ये एक नया सा नाम है जो अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन एनसीईआरटी में फिर भी दिया हुआ है। SnO2 को क्या बोला जाता है, कैसेटेराइट। यानी कि कौन से एलिमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं, द एलिमेंट टेकन इनटू कंसिडरेशन इज 10। ठीक है, अब वैसे तो तुक्का मतलब हो ही जाएगा, अगर एनसीईआरटी में कैर्नाइट ना भी दिया हो तो भी हम इसको कर पाए। बट अगेन बोरोन के रिस्पेक्ट में, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, देयर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोरोन आल्सो, पी ब्लॉक का एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसे। कर्नाइट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद हो, Na2B4O7.4H2। ठीक है, दैट इज कर्नाइट। यानी किसकी बात हो रही है, बोरोन की बात हो रही है। एट द सेम टाइम बोरोन के लिए अगर आपने बोरैक्स ना सुना हो तो बड़ी ही अजीब बात है, जरूर सुना होगा लाइफ में बोरैक्स। तो बोरैक्स क्या है, Na2B4O7.10H2। ठीक है, तो दैट थिंग इज बोरैक्स फॉर अस। तो कर्नाइट है .4H2O, बोरैक्स है .10H2O। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि कर्नाइट और बोरैक्स दोनों ही अगर हम दोनों का बिल्कुल सेम फॉर्मूला माने, है ना। कई लोग ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे बोरैक्स को दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जब आप क्या लिखना चाहें, बेसिकली अगर आप इसे Na2B4O5OH2.8H2O भी लिख सकते हैं। ऐसा भी अगर आप लिखेंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट फॉर्म है, इसे भी हम लिख सकते हैं। बट द आइडिया इज कि अगर दोनों को सेम फॉर्म में लिखा जाए तो दोनों का फॉर्मूला सिमिलर हमें दिख रहा है, और उनमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा गया है। तो वो भी आप कोशिश करें कि आप समझें और याद रखें कि दोनों में 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस आएगा जब हम बिल्कुल सेम तरीके से यूज करें। मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इंडियम, मैं वही चीज आपको शुरू में भी बोल रहा था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, मान लीजिए आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद है बट आपको एग्जैक्ट एग्जाम्पल याद नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस वाले क्वेश्चन में तो इतना छुपा के इंडियम को लिखा गया था, है ना। तो इंडियम हमें मिलेगा जोन रिफाइनिंग में। तो जोन रिफाइनिंग के लिए मेजरली तो आप सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे कि जोन रिफाइनिंग में सबसे ज्यादा जो यूजफुल वाली चीज आपको दिखेगी वो सेमीकंडक्टर्स है। और ऑफ कोर्स बाकी भी अगर कोई एलिमेंट्स हो जो कि जिनकी आपको हाई प्योरिटी चाहिए, बहुत हाई प्योरिटी चाहिए, तो उनके लिए भी आप जोन रिफाइनिंग वाला मेथड प्रेफर कर सकते हैं। ये चीज भी आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान हमें रखना है। इंडियम का आंसर कहां पर आएगा, जोन रिफाइनिंग। सबके एक एक दो दो, वन आर्कल कहीं ज्यादा दिखा नहीं अभी तक, तो याद रखिए जिरकोनियम के लिए यूज होने वाला मेथड है। ठीक है, जिरकोनियम के लिए यूज होने वाला मेथड है आयोडीन के प्रेजेंस में। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर, अ वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन। कितनी ही बार आपसे ये पूछा जाएगा
कि मेजर कंपोनेंट क्या है जर्मन सिल्वर के, है ना। एलॉय के लिए तो एक अलग आप लिस्ट बना लें तो भी कुछ गलत नहीं है। आप देखेंगे मिश मेटल के लिए भी पूछा गया था, तो मिश मेटल में लेंथेनॉइड होता है, बाकी कुछ चीजें होती है, उसके बारे में भी पूछा गया है। जर्मन सिल्वर तो बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मन यही होता है कि कुछ ना कुछ तो सिल्वर हो गई, है ना। बट नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन सिल्वर बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो इसको निकुंज बोल के याद रखता हूँ हमेशा। तो अगर आप भी वो चीज बोलें तो शायद हेल्प हो। तो आप ऐसा समझिए कि कुछ ऐसा निकुंज, या इंग्लिश में लिखें तो ये चीज, निकल, कॉपर और जिंक। एक ही ऑप्शन दिख रहा है इनफैक्ट, जो कि किसके बिना है, जो कि बिना एजी के है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि कोई तुक्का भी मार के आएगा। अगर जिसको पता नहीं है और तुक्का मारने की कोशिश की, तो वो जरूर कोशिश करेगा कि एजी को इंक्लूड किया जाए ऑप्शन में, विच इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट अप्रोच। और लास्ट क्वेश्चन, जिससे कि हम ये समझ लें कि किस तरीके के क्वेश्चन देखिए जेई मेन में आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट जेई मेन में आते हैं। ऑफ कोर्स आई लिस्ट डाउन ऑल द कॉन्सेप्ट जो भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए उनका। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग ग्रुप 1 साइनाइड सॉल्ट। अब ये चीज आपने कहाँ पे पढ़ी है, ये बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज हमने डायरेक्टली तो शायद एकदम से स्ट्राइक ना भी हो, लेकिन ग्रुप 1 और वो भी साइनाइड सॉल्ट, कुछ NaCN जैसा पढ़ा हुआ याद आ रहा है कहीं पे आपको? NaCN जैसा कुछ हमने पढ़ा हो, ऐसा कहीं याद आ रहा है क्या? अगर इसी पूरी शीट को ही मैं दोबारा देखूं, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखेगा कि NaCN का जिक्र आया था। देखिए यहाँ आपको NaCN दिखेगा, ठीक है। तो ये NaCN की कहानी दी गई थी, और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि हमें ZNS और PBS को अलग करने के लिए एक तरीके से NaCN यूज करना रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से कंसंट्रेशन में दोनों की ही हेल्प कर रहा है। आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा इसके लिए तो अब सिडेराइट क्या हो गया, सिडेराइट आयरन का ओर है, मेलेकाइट कॉपर का ओर है, कैलेमाइन ऑफ कोर्स इट इज जिंक कार्बोनेट। बट द पॉइंट इज, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब कौन सा ओर? फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर मतलब यू हैव टू गो विद स्पेलेराइट, है ना। तो ऐसे जिद भी नहीं करनी कि नहीं वहां तो हमने बोला था कि पीबीएस को हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेट। अरे भाई, अगर कोई चीज पीबीएस को अलाउ कर रही है ऊपर जाने में फ्रोथ में, और जेडएनएस को हेल्प कर रही है नीचे रहने में, तो एक तरीके से तो जेडएनएस भी कॉन्सेंट्रेट हो ही गया ना, पीबीएस हटा दिया ना आपने वहां से, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही प्यारे लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं, करेक्ट आंसर इज स्पेलेराइट, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस के थ्रू आप अगर समझ पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सबसे इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली एलिंगम डायग्राम है। आपने 3 क्वेश्चन देखे हैं एलिंगम डायग्राम पे, कोशिश करिए कि एलिंगम डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझें। अगर मतलब मैंने भी कोशिश की है कि बीच में 5-10 मिनट आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाया जाए कि एलिंगम डायग्राम क्या होता है, जो भी नेचर आता है वो क्यों आता है। आप भी ट्राई कीजिए उसको देखने का। उसके बाद देखेंगे तो लीचिंग पे 2-3 बार क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ भी लीचिंग में था। ओर के नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते कि आपको ओर्स का नाम याद नहीं है। ये टेबल तो बिल्कुल रेडी होनी ही चाहिए, लेकिन बाकी चीजें भी अगर कहीं और भी आपको नाम दिखे, आप जरूर याद कीजिए। तो अभी तक क्या समझ आ रहा है? एलिंगम डायग्राम भी है, रिफाइनिंग के मेथड्स देखिए, है ना। जो जो सब टॉपिक है सबसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर से ओर्स के नाम आगे देखें तो क्या है, जो स्टैंडर्ड तरीका है रिडक्शन का, वो वाले चीजें। उसके बाद ये रिफाइनिंग का जो तरीका है, उसमें एक लाइन को पकड़ के क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या था? ओर के नाम। यहाँ पर क्या है? जो स्टैंडर्ड एक तरीका है रिडक्शन का, उसकी प्रोसेस। फिर से एलिंगम डायग्राम,
आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये एक मिसलेनियस सा क्वेश्चन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। कैल्सिनेशन रोस्टिंग, यानी जो सेकंड स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर। रिफाइनिंग, फिर से रिफाइनिंग, और ये चलिए एक एक जनरल कहानी हो गई। यहाँ देखेंगे तो फिर से लिंगम डायग्राम, ओर्स के नाम, रिफाइनिंग, एलॉय के नाम, एंड शुरू का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। एक छोटी सी अगर मैं आपको लिस्ट बनाने की कोशिश करूं तो आप सबसे पहले देखिए, आपको रिफाइनिंग के जो भी मेथड्स हैं, है ना, रिफाइनिंग के मेथड्स एज वेल एज रिफाइनिंग के एग्जाम्पल्स, हर रिफाइनिंग कौन से मेटल के लिए यूज की जाती है वो इंपॉर्टेंट। तो ये पहली चीज होगी। एलिंगम डायग्राम दूसरी चीज हो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एलिंगम डायग्राम का। तीसरी चीज क्या रहेगी? तीसरी चीज रहेगी हमारे लिए नेम्स ऑफ ओर्स, सारे के सारे, है ना। चौथी चीज अगर आप इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के जो शुरू के 3-4 मेथड रहते हैं वो, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आप बाकी देखें बचा ही क्या है, तो बस जो 3 एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन, आयरन का एक्सट्रैक्शन, कॉपर का एक्सट्रैक्शन और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, उसको अगर आप और फॉलो कर लेंगे तो द कॉन्सेप्ट वुड बी वेरी क्लियर। दिस चैप्टर वुड बी डन very smoothly and in very crisp manner if you are able to do these 5 or 6 things, and that is what we have tried to cover in today's lecture also, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जेई मेन के प्रिपरेशन में आप PYQs को इम्पोर्टेंस दें। आप इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि अगर आप फुल पेपर के फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर रहे हैं PYQs, दैट इज बेस्ट मेथड, है ना। तो आप करेक्ट सोर्सेज से पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। आधे आधे घंटे में ब्रेक कर रहे हैं, फिर कभी पेपर दिया फिर उसको एनालिसिस नहीं किया, ऐसे मत कीजिए। पूरा अच्छे से उसको एनालिसिस कीजिए, देखिए आप कौन से पोर्शन में बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं। The whole idea behind taking mock test, the whole idea behind attempting paper before the actual exam is to understand आप कैसी गलती पेपर में करते हैं। अगर आप एनालिसिस के पोर्शन को अच्छे से वेटेज नहीं देंगे, आप इस पार्ट में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को कोशिश करनी है हमें कि जरूर देखिए कि एनालिसिस के दौरान कोई भी मिस्टेक ऐसी है क्या जो रिपीट हो रही है। कोई भी जो मिस्टेक है वो बार बार अगर कैलकुलेशन एरर की फॉर्म में ही आ रही है तो दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। उससे आपको क्या समझना चाहिए? उससे आपको ये समझना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन के सेकंड लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं, आप जनरली अगर ये चीज ध्यान से देखेंगे तो सेकंड लास्ट स्टेप पे आके कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट नहीं बोल रहा मैं, सेकंड लास्ट बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आंसर ऑलमोस्ट आपके नजरों के सामने होता है और आप उस हड़बड़ी में होते हैं कि बस मैं जल्दी से आंसर तक पहुंच जाऊं। उस हड़बड़ी में आप गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न को समझिए, उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, उसमें भी अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लें तो हेल्प हो सकती है, ठीक है। कंसेप्ट किस लेवल तक के आने चाहिए, कौन कौन सा सोर्स उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको समझिए। अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए इस टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रैंडम काम में आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो यूजफुल है थोड़ा बहुत या नहीं है, मतलब ये बड़ा क्रूशियल है आपके लिए समझना, ठीक है। ऐसी जगह ही एनर्जी लगाइए ताकि आपको फायदा हो। आपके पास लिमिटेड टाइम जो बचा है प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में, उसको बिल्कुल अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ, एक चैनलाइज्ड वे में ट्राई करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और आपको मतलब उम्मीद कर दूं एंड होपिंग कि आज की वीडियो में आपको चैप्टर कैसे करना है ये तो समझ आया ही होगा, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी समझ आए होंगे, और इन जनरल एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो गाइडेंस भी जरूर मिली होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।